हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस पे। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बाल विकास। जो हम लोग पढ़ रहे थे कि बाल विकास क्या है, हम लोगों ने कल देखा। बाल विकास की डेफिनेशन देखी कि क्या है, कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, इरशाद ने क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा। इन सब चीज़ों को हमने कल देख लिया था और हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड भी पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ा। चैप्टर फर्स्ट हम लोग का हो गया और चैप्टर सेकेंड हो गया। थ्योरी क्लास भी हम लोग की चल रही कि बाल विकास क्या है ना। उसकी परिभाषाएं भी हम लोगों ने देख ली। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके वो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में क्या है इम्पोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन का, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाया करें। ऐसा नहीं है आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है क्लास का और आपको पता नहीं चलता है कि क्लास आई कि नहीं आई। अब आप लोग देख लीजिए कि मई खत्म हो गया, मई आपका गया। आपके पास टाइम क्या है? जून। आप लोग के पास जो समय बचा है वो जून और जुलाई। यही जून जुलाई है आप लोगों के पास, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आप लोगों के पास 8 सब्जेक्ट है। कितने? 8 सब्जेक्ट है और इसी 8 में आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आप इन 8 में से किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक लग गया तो फिर आप बैक में ही डुबुकती डुबुकती मारते रह जाएंगे और आपका बैक नहीं निकलेगा। फोर्थ मतलब यही फर्स्ट में अगर आप निकाल लेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में लगा, तो सेकेंड सेमेस्टर में क्या होगा कि मैं इसको पढूं कि इसको पढूं, कंफ्यूजन भरी लाइफ रहेगी। इसलिए अभी आप लोगों के पास टाइम है, अच्छे से पढ़िए। आप बाल विकास पे ज्यादा फोकस करिए, इसलिए क्योंकि बाल विकास क्या है, बार बार आपके जब तक आप टीचर नहीं बन जाएंगे, क्या जब तक आप टीचर नहीं बन जाएंगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको मास्टर बना के, अध्यापक बना के, आपको उसके बाद ही आपका ये पीछा छोड़ेगा। आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट, आपकी कोई भी एग्जाम हो टीचिंग से रिलेटेड, यहाँ पे आपको सीडीपी से प्रश्न जरूर मिलेंगे। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़िए। और आप लोगों का टेट मैंने कल बताया ही था, सर ने भी आपको बताया ही था कि आप लोग का टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है और आप लोग तैयारी में लगे रहिए लगातार। हो सकता है कि जब तक टेट का नोटिफिकेशन आए आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो जाए, है ना। ऐसा है कि जुलाई में आएगा, बट अभी आया नहीं है ना, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए कि जैसे ही आए, अगर लेट हुआ तो आप इसके एलिजिबल रहें और एलिजिबल होने के साथ साथ आप इसको क्वालिफाई भी कर पाए। एलिजिबल रहेंगे आप लोग और आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये सारी बातें बहुत हुई। आप लोगों को पढ़ना आप लोगों को है, बताना मुझे था, मैंने बता दिया। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, ऐसे मेरी बातों को या औरों की बातों को स्किप करते हुए जाएंगे, बाद में आपका टेट सुपर टेट नहीं निकलेगा, सिर्फ बीएड बीटीसी की डिग्री आपके पास बचेगी। हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है, ये आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर से कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया है। कहाँ से? PYQ से कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रिया प्रसूति अधिगम के क्या है? सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अगर बात करें क्रिया प्रसूति अधिगम की, तो ये आपके कौन है? स्किनर है। कौन है? स्किनर है। कौन है? स्किनर है। कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है तो आप इस पे मत ध्यान दीजिए, जो बोल रहे हो उसको सुनिए, है ना। क्या है? स्किनर है। क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना क्या है कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है किस, कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा अपराधी बन जाता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से, जो हम लोग का चैप्टर सेकेंड था उसमें मैंने आपको स्टेजेस पढ़ाया था कि शैशवावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं। तो आप हमें बताइए कि अपराधी प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है
10 सेकेंड का मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ। आप लोग कमेंट में बताइए कि अपराधी प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, कौन सी ऐसी स्टेज है इसमें सबसे ज्यादा बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। शैशवावस्था है आपका, क्या शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था है, इनमें से कोई नहीं। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का होता है? तो आपकी कौन सी ऐसी स्टेज है? किशोरावस्था। देखिए ये क्या होती है, मैंने जब भी सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ा रही थी बहुत ही अच्छे से मैंने डिफाइन किया था कि क्या होता है अपराधी प्रवृत्ति, बच्चा कब अपराधी हो जाता है। इसने हॉल ने क्या कहा कि संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था। किशोरावस्था को उन्होंने क्या कहा था? संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है किशोरावस्था। इसमें बच्चा बहुत ही संघर्ष से जूझता रहता है। यहाँ पे वो खुद को तो कभी बड़ा और कभी तो खुद को छोटा समझ लेता है। यहाँ अपने आप को तो कभी पापा और कभी अपने आप को बबुआ समझता है। ये क्या होता है? ये इसके संघर्ष का कारण होता है। इसमें बच्चा कभी उसको लगता है मैं तो सारी चीजें कर सकता हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, बट जो उसके पसंद की चीजें नहीं होती है, जब वो सारी चीजें उसको करने के लिए कही जाती है तो वो क्या कहता है, पापा मैं तो अभी छोटा हूँ। यहाँ बच्चे को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि यह बड़ा है कि छोटा है। यहाँ पे जैसे को तैसा टिक फॉर टैग, ये तो आपके हैं, आपको नियम है कुछ, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगी कि किसने क्या कहा था। क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा अगर इस क्लास में पढ़ाते वक्त टीचर ने कुछ कह दिया है ना, तो बच्चा क्या कहता है सर से कि आना बाहर देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? क्योंकि उसकी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है और बच्चे का मुंह बन जाता है और टीचर को क्या कहता है कि आना बाहर देख लेंगे। और ये कारण होता है, इसमें बच्चा अपने आप को बड़ा मान रहा है, नेता मान रहा है, युवा मान रहा है और ये कह रहा है कि अगर आपने मेरी बेइज्जती की तो मैं भी आपकी बेइज्जती करूंगी। यहाँ बच्चा डिफरेंट करना नहीं जान पाता है, अच्छे बुरे चीजों में डिफरेंट तो कर लेता है बट उसके अंदर हार्मोनल चेंज के कारण उस जो डेवलप हो रहा है, बच्चे का विकास जो हो रहा है, ये इसका लास्ट चरण होता है डेवलपमेंट का, विकास का, कि बच्चा इसमें क्या होता है, नेता की भावना आती है। वो एक तरफ सबकी हेल्प भी करना चाहता है, वह हेल्प करना चाहता है और एक तरफ क्या करना चाहता है, मानना भी चाहता है ना, मानना भी चाहता है। जो जैसा व्यवहार उसके साथ लोग रखते हैं वैसा व्यवहार करना चाहता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या होता है, किशोरावस्था में या अपराधी प्रवृत्ति का होता है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। संज्ञान, मैंने जब चैप्टर सेकंड पढ़ा रही थी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया था कि संज्ञान, ज्ञान की सारी चीजें कहाँ जाके सेव होती है। पहले आप मुझे ये बताइए, आपकी जो आप पढ़ रहे हो या आप घर में जो सारी चीजें करते हो या कोई चीज याद करने की कोशिश करते हो तो कैसे याद करते हो? आप अपने ज्ञान, अपनी जानकारी को कहाँ सेव कर सकते हो? तो आप कहोगे कि मैं अपने माइंड में सेव करता हूँ। कहाँ? माइंड, अपने दिमाग में सारी चीजें क्या करता हूँ, रखता हूँ। आप दिमाग में सारी चीजें अपने रखते हो तो दिमाग का संबंध किससे है बताइए? बुद्धि से है ना। किससे है? बुद्धि से है। तो अगर संज्ञान में, आपके ज्ञान में क्षमता की कमी में व्यक्तित्व में कठिनाई होगी। अगर आपकी क्या है, ज्ञान में कमी हो गई, आपका डेवलपमेंट विकास नहीं हो पाया, मतलब आप तो ऊंट जैसे हो गए बट आपके दिमाग, आपका जो दिमाग है वो बच्चों की तरह है, एक भैंस की तरह है, मतलब देखने में तो मोटे तगड़े और बुद्धि एक पैसे की नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका बौद्धिक विकास नहीं हो पाया। आपके बुद्धि की क्षमता में कमी से व्यक्तित्व में आपकी कठिनाई हुई। कौन से व्यक्तित्व में? बौद्धिक विकास में। क्योंकि बुद्धि का विकास नहीं होता है फिर भी शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। हम लोग कहते भी हैं कि
बड़े ऊंट जैसे हो गए हैं और बुद्धि एक पैसे की नहीं है ना। तो ये सारी चीजें होती है। आपका संज्ञान जो है वो बुद्धि से रिलेटेड है, रिलेट करता है, इसलिए बौद्धिक विकास में कठिनाई पैदा करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा, किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन किसका है। किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा मतलब आप किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर क्या कर रहे हैं, चेतना केंद्रित कर रहे हैं। केंद्रीकरण अवधान है या कथन किसने कहा। आप बहुत सारी चीजों को ना देख के अर्जुन की तरह अपने बस एक लक्ष्य पे ध्यान रखना क्या कहलाता है। तो आप क्या कहलाता है या कथन किसने कहा, तो ये आपके डाम्बल ने कहा था। क्या किसने कहा था, डाम्बल ने, कि किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, अवधान है यानी रुकावट है, या कथन किसका है, डाम्बल है। किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। आपको किसी बहुत सारी चीजों पे ना फोकस करके अगर आप बहुत सारी चीजों पे फोकस करेंगे तो क्या होगा कि आप में जो आपका एक लक्ष्य है ना उसमें बाधा डालेंगे। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो ये आपकी प्रक्षेपण विधि है। नेक्स्ट देखते हैं, भाटिया बैटरी प्रशिक्षण संबंधित है। भाटिया बैटरी जो प्रशिक्षण है वो किससे संबंधित है। अगर बात करें भाटिया बैटरी जो है आपकी व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो इसमें व्यक्तिगत और प्रक्षेपण इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, बट इसका यही होगा, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है। भाटिया बैटरी प्रशिक्षण संबंधित है। भाटिया बैटरी किससे संबंधित है, तो आपकी जो भाटिया बैटरी है यह बुद्धि से संबंधित है। किससे है, बुद्धि से संबंधित है। बुद्धि भाटिया बैटरी, आपका जो भाटिया बैटरी है ये व्यक्तित्व से है। आपकी किस चीज से है, व्यक्तित्व से है। भाटिया बैटरी किससे है, व्यक्तित्व से है। नेक्स्ट, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। किस रूप में आप करेंगे सृजन करने के लिए, तो ये आपके चिंतन में आएगा। अगर आप कोई चीज चिंतन में है, कि दिमाग में है, तो आप कोई किसी भी चीज की क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। बुद्धि एक तरल म्यूजिक मापन है। किसने कहा, बुद्धि एक तरल म्यूजिक मापन है, किसने कहा, आपके कैटल ने कहा। आपके ये क्वेश्चन डाउट में था तो आप इसको स्टार बना लीजिए क्योंकि इस पे कॉमन नंबर सबको मिला था। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। आपका जो 16 पीएफ है यह प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाएगा। आपको बता दें कि इसका प्रयोग व्यक्तित्व मापन से किया जाएगा। मापन से जो रिलेटेड है बुद्धि है ना, इसके बारे में हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे कि बुद्धि मापन किसने दिया, प्रक्षेपण प्रक्षेपी विधि क्या है, व्यक्तित्व है ना, ये सारी चीजों को हम लोग एक वीडियो में देख लेंगे क्योंकि यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने कार्ड होते हैं, सोहा स्याही धब्बा क्या है ना। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय, सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की त्रुटि है ना, या विद्यार्थियों के अधिगम शैली, बताइए क्या है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटि। आप विद्यार्थियों की त्रुटि को नहीं देखेंगे। देखो सीखने के आकलन के लिए निम्नलिखित का ध्यान रखना है। आप सीखने के लिए आकलन, सिखाने के लिए, सिखाने के लिए आप किसी बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसके त्रुटियों पे ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि त्रुटियों से ही बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं।
विद्यार्थियों की अधिगम शैली, विद्यार्थी की क्षमताएं, विद्यार्थी की आवश्यकताएं, है ना। किस पे ध्यान नहीं देंगे तो आप विद्यार्थी की त्रुटियों पे ध्यान दें, उसकी अधिगम शैली पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसकी क्षमताएं क्या है, क्या चीजें वो पढ़ सकता है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के आपको पढ़ाना है और विद्यार्थी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है, बट विद्यार्थियों की त्रुटियों के ध्यान में नहीं रखना है। डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या है? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया बताइए किस प्रकार की समस्या है? डिसलेक्सिया, लेक्सिया, लेक्सिया, लक्सिया, लक्स साबुन पढ़े है ना, तो आप लक्स से याद कर लीजिए। डिसलेक्सिया, लेक्सिया यानी पढ़ने में दिक्कत, लेक्सिया क्या होता है? पढ़ने में दिक्कत। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? प्राथमिक स्तर पे बच्चों के आकलन के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो आप उसको गृह कार्य दो। क्यों? बच्चा घर के लिए अगर आप काम दे रहे हैं तो बच्चा जाएगा कुछ करेगा, करके जब वो लेके आएगा कॉपी तो आपको पता चलेगा कि बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया, बच्चा पढ़ता है घर पे नहीं पढ़ता है, उसको क्या चीजें आ रही है क्या नहीं आ रही है, इन सब चीजों में के बारे में आपको अध्ययन होगा। किसी अव किसी अवगीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कौन सी है? कौन सी ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार आती है? तो ये आपका बहुलक है। क्या है? बहुलक है। थर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार दिए थे? थर्नडाइक, ठंडे हो गए डाइक, थर्नडाइक, थर्नडाइक कितने दिए? 3। थर्नडाइक ने कितने प्रकार के बताए? थर्नडाइक ने बुद्धि कितने प्रकार के बताए बताइए? 3 प्रकार का। 3। थर्न थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार के बताया? 3 प्रकार की बुद्धि बताई। बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है? बीने साहब। इतना बीने कि पूरे बुद्धि बटोर लाए, इसीलिए तो लोगों में बुद्धि कम हो गई, है ना। बीने क्या कहे, जहाँ पे बुद्धि बट रही थी वहां अपना आगे खड़े हो गए, और आगे खड़े होके बीने जी ने सारी बुद्धि अपने पास ले आई। क्या की? अपने पास ले आई, इसलिए में लोगों में बुद्धि कम है। बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है? बिने है। ये आपको याद करने का थोड़ा तरीका है कि आप कोई चीज अगर बार बार बोल रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को तोड़िए मरोड़िए, इस तरह तोड़िए कि आपको वो चीजें ऐसा से वो आपके दिमाग में कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? समूह में कार थर्स्टन, समूह बना के थ्रस्टी होते थे। एक क्या होता था, समूह जा रहा था, वो इतनी तेज धूप है कि वो लोग क्या हो गए? थ्रस्टी हो गए, थ्रस्टी हो गए। समूह कारक के सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया था। एक साथ जब सब थ्रस्टी हो गए, किसी ताल में नदी में जाके बैठ के सब लोग क्या किए? पानी पिए। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन है। नेक्स्ट, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसने कहा? बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसने कहा? बाकी घम ने, सिंघम जी नहीं, बाकी घम। पिछड़ा बालक वह है जो जिंदगी सीखने की गति में धीमी है, या जिनकी बुद्धि उपलब्धता स्तर 80-90 के बीच में है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और क्या है? असमायोजित है। तो पिछड़े बालक ये सभी आ जाते हैं। तो जिंदगी की सीखने की धीमी गति में है, बुद्धि उपलब्धता का जो स्तर है वो 80-90 के बीच में है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और क्या है? असमायोजित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 लागू नहीं होता है। किसके लिए नहीं लागू होता? अगर हम बात करें तो ये 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए नहीं होता, क्योंकि ये जो आपका एक्ट आया था वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही आया था, है ना। अनुच्छेद 45A के अनुसार भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? भाषा, जहाँ आए भाषा चोमस्की, कहाँ आए? जहाँ आए भाषा चोमस्की सिद्धांत।
मस्ती करते हुए भाषा को क्या करते थे, सीख जाते थे। चौमुस्की साहब। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? अगर बात करें, प्रगति किसने करी? जान दे दी प्रगति के लिए। प्रगति के लिए जान दे दी डीवी ने। प्रगति के लिए जान दे दी डीवी ने। आप चीजों को कोरिलेट करिए, जैसे आपको समझ में आ सकता है आप वैसे चीजों को पढ़िए, तोड़िए मरोड़िए, बट ये डिफिनेशन, ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहां पे आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे। आप लोग अपनी तैयारी में बस लगे रहिए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा का नाम आप लोग नहीं सुने हैं तो आप सुन लीजिए। बंदर लोग समाज में बहुत रहते हैं, बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा क्या है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। समाज में बहुत रहते थे। अधिकतर गांव में देखिए कि बंदर बहुत होते हैं, है ना। समाज में बंदर बहुत हैं। समाज की बात ना करके आप अपने जिस सिटी में हो, गांव में हो, वहां से आप चीजों को रिलेट करके ऐसे याद कर लीजिए कि अल्बर्ट बंडूरा जो है वो समाज में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। अल्बर्ट बंडूरा जी ने क्या दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अधिक तनाव का काल किसे कहा जाता है? ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। SW, छोटे बच्चों की तरह क्या है? SW है। आप इसको कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं ये प्रश्न आप सभी को करा चुकी हूँ, बहुत ही इजी है, इसलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। सूझ का सिद्धांत क्या है? सूझ का सिद्धांत बताइए कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया? सूझ का सिद्धांत किसने दिया? बताइए जल्दी से आप लोग कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया। ये सब प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम होने ही वाला है, कभी भी उसकी डेट अनाउंस हो सकती है। पहले तो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट जो है आपके मई चल रहा है ना, आपके जून मिड तक हर हाल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जून मिड तक हर हाल में पॉसिबिलिटी है कि जून फर्स्ट वीक तक ही आ जाए, फर्स्ट वीक तक आ जाए। अगर नहीं आया तो आपको मिड में मिल जाएगा। फिलहाल ये सूझ नहीं, सूझ है। सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? अगर कुछ टाइपिंग एरर हो जाए तो आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको अगर पता है कि सूझ है, सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो आप इतने बड़े हैं कि आप चीजों को लिख पाएंगे, सही कर पाएंगे। कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनको देख लिए। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ना कहे आप लोग कर दिया करिए, क्योंकि ज़्यादा हम लोग बोलते नहीं है कि चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, और ना ही बोलते हैं कि सब्सक्राइब करिए। बट जब भी हम लोग बोले तो कर तो लीजिए आप लोग। आप लोग क्या करते हैं, आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो ऐसा मत करिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और रुकिए चैनल पे। और अगर आप चैनल पे रुकेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हाँ सही है या नहीं सही है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगी, जो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा है, हम लोगों ने जो देखा था उसको एक वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दे दूंगी। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहां से जाके देख लीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।